हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज से हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज इतिहास के बारे में जानेंगे और अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इतिहास का मतलब होता है अतीत का अध्ययन करना, यानी कि अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। मतलब इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति और हास, मतलब कि ऐसा अवश्य ही हुआ था, ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। तो इतिहास के जो जनक हैं, इसके जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। तो इतिहास में हम लोग बीती हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि पीछे हमारी सभ्यताओं का कितना विकास हुआ था, है ना, या पीछे कौन कौन सी घटनाएं इतिहास में घट चुकी थी। तो आपको क्लास 10th में बिहार बोर्ड में आपको सबसे पहले जो पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का मतलब आविर्भाव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, यही आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। जहां आप राष्ट्र का मतलब तो समझ रहे हो कि राष्ट्र का मतलब देश होता है, लेकिन वाद का मतलब होता है विकास, अर्थात कह सकते हैं देश का विकास। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति अच्छी नीतियों के बारे में सोचना, अपने देश के लिए अच्छा सोचना, अपने देश के प्रति देशभक्त हो जाना और अपने देश के विकास को आगे बढ़ाना। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश को विकसित करना, देश को विकसित करने के बारे में सोचना। तो इसमें आपको पढ़ना है कि राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे हुआ, यूरोप में इसका विकास कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद जो है किसी मतलब कोई एक दिन का प्रतिफल नहीं है, राष्ट्रवाद कई क्रांतियों का प्रतिफल है। कई क्रांतियों से होकर कि राष्ट्रवाद की भावना सभी देशों में फैला हुआ है। तो राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद एक भावना है जो हम सभी देशवासियों में होता है, हर देश के नागरिकों में होता है अपने देश के प्रति। तो राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है, मतलब अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखना, अपने देश के प्रति विकसित करने, अपने देश को विकसित करने का सोच रखना। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। आज अगर हम लोग पूरे भारतवासी अगर एक साथ मिल करके सभी धार्मिक मतलब धर्म के मामले में अलग अलग होते हुए अगर एक साथ हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है राष्ट्रवाद, देशभक्त होना अपने देश के प्रति। मतलब कि अगर आप बात करें राष्ट्रवाद की परिभाषा का, तो राष्ट्रवाद यही कहता है कि राष्ट्रवाद एक भावना है और राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, यानी कि हमें हर तरीके से, कोई खास क्षेत्र में कुछ लोग रह रहे हैं या किसी खास समाज में रह रहे हैं या किसी खास संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो सब लोगों में एकता कौन लाता है? राष्ट्रवाद लाता है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जिसका अर्थ होता है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और मतलब सामाजिक परिवेश में, यानी कि सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। तो राष्ट्रवाद की अगर भावना का बीजारोपण देखिएगा तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो हुआ वह पुनर्जागरण काल से हुआ। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब से हुआ, किस काल से हुआ, तो पुनर्जागरण काल से। परंतु कहा जाता है कि यहाँ पे 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, आप लोग जानते हैं 9th क्लास में पढ़े होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है। और जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से पूरे यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार होने लगा। लेकिन अगर हम यूरोप में देखें, जब पुनर्जागरण काल से यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार हुआ, जिसमें सबसे जो प्रमुख व्यक्ति भाग के लिए जिनका योगदान सबसे अगर अधिक है तो उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट।
यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ज़्यादा भूमिका है। और इसके कारण मतलब कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपने अभियानों के द्वारा, प्रचार प्रसारों के द्वारा इटली और जर्मनी के राज्यों में नौ युगों का संदेश पहुँचाए, 9 युग का संदेश पहुँचाए, जिसके माध्यम से मतलब जो इटली और जर्मनी में जो अभिजात वर्ग थे, जो मतलब समाज में प्रतिष्ठित वर्ग थे, अभिजात वर्ग का मतलब ही होता है जिन्हें समाज में सबसे विशेषाधिकार ज़्यादा मिला होता है, समाज में जिनके पास अधिकार ज़्यादा होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब इटली और जर्मनी में अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से 9 युग का संदेश पहुँचाए लोगों के पास, तो वहाँ पे लोगों में राष्ट्रीयता का प्रसार कुछ ज़्यादा हो गया। और इस कारण से हुआ क्या कि जो मतलब इटली और जर्मनी में जो अभिजात वर्ग थे वह मतलब अखबारों का मात्र वस्तु बन के रह गए, और पूरे यूरोप के देशों में, खास करके जर्मनी और इटली में पूरे मतलब पूरे नागरिक में, वहाँ के नागरिक में राष्ट्रवाद का भावना आने लगा, जिसके कारण से सब लोग क्रांति करने लगे। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि नेपोलियन का पतन हो जाता है। नेपोलियन का पतन हो जाता है 1814 ईस्वी में। जैसे ही नेपोलियन का पतन होता है वैसे ही यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्थाओं को शुरू करने का प्रयास करने लगते हैं लोग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इनका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक जो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। मतलब अभी तक कहानी ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से हुआ, और जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका फ्रांसीसी क्रांति का रहा और नेपोलियन बोनापार्ट का रहा। नेपोलियन बोनापार्ट अपने प्रचार प्रसार के द्वारा इटली और जर्मनी के कई राज्यों में 9 युग का संदेश पहुंचाया, जिससे इटली और जर्मनी भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर आया और सब लोग मतलब इसके बारे में जाने। चूँकि इस चैप्टर में आपको इटली और जर्मनी का एकीकरण ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेपोलियन का भूमिका ज़्यादा होता है राष्ट्रवाद के प्रसार में। लेकिन नेपोलियन का जब पतन हो जाता है 1814 ईस्वी में, तो यहाँ जो ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं मेटरनिक, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक यूरोप में फिर से उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए मतलब यूरोप में जो नेपोलियन से पहले जो व्यवस्था था राजतंत्र का, उसी व्यवस्था को लागू करने के लिए मतलब ये यूरोप की जितनी भी सारी महान शक्तियाँ रहती है, मजबूत शक्ति, जैसे प्रसा, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। और जहाँ इकट्ठे होते हैं उस जगह का नाम था वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, और यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए और वो सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक सम्मेलन करते हैं, और वियना सम्मेलन का मात्र 2 ही उद्देश्य था। वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में नेपोलियन द्वारा जो व्यवस्था लागू किया गया था उसको हटाना और फिर से राजतंत्र को लागू करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य था लगभग कि जिसे मतलब युद्ध में जितना भी, जैसे नेपोलियन जब राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किए, यहाँ पे नागरिकों में राष्ट्रवाद का भावना जब आया, इसी कारण वहाँ पे युद्ध हुआ, क्रांति हुई, जिसके कारण से अशांति का माहौल बना। तो सबसे पहले लोगों का उद्देश्य यही था कि नेपोलियन के द्वारा फैलाए गए अशांति को ख़त्म करना, और दूसरा उद्देश्य था कि यूरोप के पूरे देशों में, खासकर इटली और जर्मनी में पुरानी व्यवस्थाओं को, यानी पुरातन व्यवस्थाओं को लागू करना। मतलब इसका मतलब है कि लगभग पूरा उद्देश्य, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि यूरोप में शांति संतुलन स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति का भी देन था इसमें, जो नेपोलियन जो भूमिका निभाए उसमें सबसे बड़ा देन किसका था? फ्रांसीसी क्रांति का। लेकिन मेटरनिक जो है इसका विरोध किए और फ्रांस पूरे इटली में, जर्मनी में फिर से पुरानी व्यवस्थाओं को लागू कर देते हैं। इसके बाद वियना सम्मेलन जब वियना सम्मेलन का 2 ही उद्देश्य रहा। पहला, जब वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। इसका 2 उद्देश्य, पहला कि नेपोलियन द्वारा स्थापित किए गए शांति माहौल को हटाना और शांति संतुलन स्थापित करना, और दूसरा इसका उद्देश्य रहा कि राजतंत्र को, यानी पुरानी व्यवस्थाओं को, पुरातन व्यवस्थाओं को फिर से लागू करना। इसके बाद इटली पर पूरे इटली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मेटरनिक इसे कई भागों में बांट देता है। सार्डिनिया, पिडमाउंट, बहुत सारे राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर देता है। लेकिन कहा जाता है
कि सिसिली और नेपल्स, इसका दो प्रमुख राज्य था। इसका नाम है, इटली का दो प्रमुख राज्य था, सिसिली और नेपल्स। तो सिसिली और नेपल्स पर प्रभाव स्थापित करने के लिए लगभग यहाँ पे एक शासक जिनका नाम था फर्डिनेंट, ठीक है। तो सिसिली और नेपल्स पे फर्डिनेंट का शासन हो गया, जो बुर्बो वंश से संबंधित हैं। इसके बाद कहा जाता है कि रोम, जो इटली का जो मेन राजधानी था, रोम पोप लोग को दे दिया गया, जो वहाँ के पादरी लोग थे उनके कब्जे में आ गया। इसके बाद जो लोम्बार्डी था, वेनेशिया था, उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। यानी कि मेटरनिक पूरे इटली पर अपना सत्ता स्थापित करने के लिए इटली को छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त कर देता है, और कुछ राज्य को फर्डिनेंट को दे दिया, कुछ को पोप लोगों के हाथ में चला गया, तो कुछ ऑस्ट्रिया पर उसका कब्जा रह गया। इसके बाद यहाँ पे मतलब लगभग जर्मनी में भी यही व्यवस्था स्थापित हुआ। जर्मनी भी उस समय 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया, और जर्मनी पर भी मुख्यतः लगभग कुछ राज्य पे मतलब ऑस्ट्रिया का कब्जा बन गया। लेकिन मेटरनिक जो थे, मेटरनिक फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से यहाँ पे लुई 18वां राजा बनते हैं। फ्रांस में पुरानी व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए लुई 18वां को राजा बनाया गया, जो कि मतलब उसने मतलब जो लुई 18वां है वह फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझे और डायरेक्ट जनता पर कोई नीति थोपने का प्रयास किए नहीं, बल्कि एक संवैधानिक घोषणा पत्र निकालते हैं। यानी संविधान का घोषणा पत्र कुछ आता है इनके शासनकाल में, और ये जो घोषणा पत्र होता है 1848 तक चलता है ना। और ये जो संवैधानिक घोषणा पत्र निकालते हैं, 2 जून 1814 ईस्वी को, तो 2 जून 1814 ईस्वी को यहाँ पे सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र आता है, जो कि लगभग 1848 तक चलता है। और यहाँ पे 1848 के बाद राजा बनते हैं चार्ल्स टेन। चार्ल्स टेन भी प्रतिक्रियावादी शासक थे, निरंकुश शासक थे। यानी कि वैसे शासक जो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो निरंकुश ही हैं, जिनको किसी के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रतिक्रियावादी थे, यानी कि मतलब अच्छी अच्छी नीतियों के विरोध में रहते थे हमेशा, और राज्य में पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करना भी चाहते थे। तो जब चार्ल्स टेन का शासन आया, तो यहाँ पे भी इनके शासनकाल में इस संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ बदलाव लाते हैं, और अपने शासनकाल में चार्ल्स टेन संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ बदलाव लाते हैं, जिसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आता है। तो अभी तक आप इतना ही जाने कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास का मतलब है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना, और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर आपको इसमें अब पढ़ना है पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र का विकास, देश का विकास, अपने देश के प्रति देशभक्त होना, अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का अगर बीजारोपण का बात कीजिएगा, तो इसका बीजारोपण पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, जिसमें सबसे अधिक प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे मतलब पहले से राजतंत्र पुरातन व्यवस्था चलता था, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से हुआ, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अधिक योगदान था। और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, और जिन्होंने अपने मतलब प्रचारों और अभियानों के द्वारा वहाँ पे नवयुग का संदेश पहुँचाया, और वहाँ के नागरिक में राष्ट्रवाद की भावना को मतलब जागृत किया, जिसके फलस्वरूप है ना जर्मनी और इटली में क्रांति शुरू हो गई। लेकिन नेपोलियन का जैसे ही पतन होता है 1814 ईस्वी में, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में जैसे ही होता है, वहाँ पे फिर से अराजकता का माहौल आ जाता है, अशांति स्थापित हो जाती है, सब लोग युद्ध और क्रांति करना शुरू कर देते हैं, जिससे मेटरनिक अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं। मेटरनिक जो हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, और ये पूरे व्यक्ति जितने भी यूरोप के जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, बड़े बड़े शक्ति वाले जो देश थे, फ्रांस थे, इंग्लैंड था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, सब लोग वियना में इकट्ठा होते हैं और वियना में एक सम्मेलन करते हैं, जो कब होता है 1815 ईस्वी में। और इस सम्मेलन का मात्र 2 उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के द्वारा
स्थापित किए गए अशांति माहौल को शांति में बदलना, और दूसरा फ्रांस मतलब इटली में और जर्मनी में फिर से पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करना, है ना, यानी पुरातन व्यवस्थाओं को लागू करना। इसके बाद मेटरनिक करता क्या है कि पूरे इटली पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए पूरे इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट देते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य था सिसिली और नेपल्स पे अधिकार हो गया फर्डिनेंड, जो बुर्बो वंश के शासन से संबंधित रखते थे, और जो इटली का जो राजधानी रोम वो मिल गया पोप लोग को, है ना। लेकिन इसके बाद जर्मनी पे भी ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो जाता है, वहाँ पे भी 39 रियासतों पर उसका कब्जा था। इसके बाद मेटरनिक फ्रांस में पुरातन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए वहाँ पे लुई 18वां को राजा बनाया जाता है, लेकिन लुई 18वां किसी भी तरह का असंवैधानिक काम करते नहीं हैं और वहाँ के जनता पर पुरानी व्यवस्थाओं को थोपने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक संवैधानिक घोषणा पत्र निकाला जिसे 2 जून 1814 ईस्वी में आया था और लगभग ये 1848 ईस्वी तक चला था। लेकिन जैसे ही जब वहाँ से चार्ल्स टेन मतलब जब वहाँ के शासक चार्ल्स टेन बनते लुई 18वां के बाद, तो वैसे ही वहाँ पे संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ बदलाव ला दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा परिणाम आकर निकलता है 1830 का क्रांति। तो सुनिएगा ध्यान से, 1830 का जो क्रांति है इसको पढ़ना है। तो 1830 के क्रांति के समय फ्रांस में शासक थे चार्ल्स टेन, और चार्ल्स टेन अपने शासनकाल में जो चार्ल्स टेन थे वो निरंकुश थे और प्रतिक्रियावादी थे, यानी कि अच्छी नीतियों को विरोध करते थे और किसी के विचारों को मानते नहीं थे, बस मतलब अपने मन का करना है, किसी के विचारों को अपने अंदर समावेश नहीं होने देते थे, किसी के विचारों को सुनना नहीं, यानी अच्छी नीतियों का विरोध भी करना है, प्रतिक्रिया भी देना है उस पर। और चार्ल्स टेन करते क्या है कि जो भी फ्रांस में राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहा था, राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार कर रहा था, राष्ट्रीयता जो जागृति आ रही थी सबको दबाने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने अपने शासनकाल में लोकतंत्र के लेकर के कई गतिरोध उत्पन्न कर दिए जिससे कि लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित ना हो पाए। तो इनके शासनकाल में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम था पोलिग्नेक भी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, यानी कि ये भी अच्छी नीतियों का विरोध करते थे और मतलब फ्रांस में पुरातन व्यवस्थाओं को लागू करना चाहते थे। इन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि फ्रांस में जो समान नागरिकता अधिनियम लागू था उसको हटा करके वहाँ पे अभिजात वर्ग का शासन ला दिया, अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिए और उनको और भी कई तरह का विशेषाधिकार मिल गया। और मतलब जब विशेषाधिकार उन लोगों को ज़्यादा मिला तो इससे उदारवादी वर्ग की स्थापना उनके अधिकारों से वंचित हो गया। जो उदारवादी व्यक्ति थे, जो उदारवादी वर्ग था, वो सब क्षुब्ध होता है, उनसे विरोधी हो जाता है और उनका अपना आंदोलन शुरू हो जाता है। तो प्रतिनिधियों ने सब लोगों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, यहाँ तक कि चार्ल्स टेन ने भी उनका प्रतिक्रिया दिया और उनका विरोध किया। और इसी कारण से जब अभिजात वर्ग को ज़्यादा अधिकार मिलता है, विशेषाधिकार से विभूषित कर दिया जाता है अभिजात वर्ग को, तो वहाँ पे अराजकता का माहौल बन जाता है और फ्रांस में गृह युद्ध होना शुरू हो जाता है। जिसके संक्षेप में होता क्या है, जिसके बाद कि 28 जून 1830 को 28 जून 1830 ईस्वी को, है ना, चार्ल्स टेन देश छोड़ करके इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं। इंग्लैंड जो है पलायन कर जाते हैं। तो इंग्लैंड जब पलायन करते हैं और वहाँ से पोलिग्नेक भी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे करके हट जाते हैं और इस तरह से वहाँ से होता क्या है कि जो बुर्बो वंश का जो शासन था फ्रांस से ख़त्म हो जाता है। और जब फ्रांस से बुर्बो वंश का शासन खत्म होता है तो इसके बाद वहाँ पे एक शासन का नाम था आर्लियंस वंश। यानी कि कहानी अभी तक यही रहा कि लुई 18वां फ्रांस में शासक बनते हैं जिनका उद्देश्य था फ्रांस में पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करना, लेकिन इन्होंने, है ना, वहाँ की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझा और वहाँ के जनता पर पुरानी व्यवस्थाओं को थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वहाँ पे 2 जून 1814 ईस्वी को एक संवैधानिक घोषणा पत्र निकाले जो 1848 तक चला। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि चार्ल्स टेन शासक बनते हैं और चार्ल्स टेन इसमें कुछ सुधार कर देते हैं जिसका परिणाम 1830 की क्रांति में निकलता है। चूँकि चार्ल्स टेन जो थे निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक थे जो किसी भी तरह के सुधारों के खिलाफ थे और लोकतंत्र के पक्के विरोधी व्यक्ति थे, यानी कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। और इनके शासनकाल में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो पोलिग्नेक नाम है ना, पोलिग्नेक नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं और ये भी प्रतिक्रियावादी थे। तो ये भी वही काम करते हैं कि लगभग अभिजात वर्ग को ज़्यादा अधिकार देते हैं और नागरिकों का जो समान नागरिकता अधिनियम होता है उसको हटा करके अभिजात वर्ग को ज़्यादा अधिकारों से विभूषित कर देते हैं, जिससे उदारवादियों में काफ़ी विरोध जगा और आंदोलन करने शुरू कर दिए लोग।
जिसके संक्षेप में होता क्या है कि 28 जून 1830 ईस्वी को जो फ्रांस के शासक थे चार्ल्स टेन, वो यहाँ से देश छोड़ करके इंग्लैंड पलायन कर जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे फ्रांस में बुरो वंश का शासन खत्म हो गया और यहाँ पे आर्लियंस वंश का शासन आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट भाग आपको मिल जाएगा।